नमस्कार, स्वागत है मित्रों आप सभी का हिंदी गंगा परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का, आप सभी विज्ञ भाई एवं बहनों का आपके अपने परिवार हिंदी गंगा में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है, वर्ण विचार के अंतर्गत हमने पहली वाली क्लास यानी इसके पहले वाली क्लास में हमने इसके बारे में परिचय जाना। उसके बारे में परिचय कहने का मतलब कि इसमें हम क्या क्या चीजों को देखने वाले हैं, उससे हम चिर परिचित हो चुके हैं। तो उसी चीज को, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, वर्ण विचार हमारा जो चैप्टर चल रहा है, वर्ण विचार। हम लास्ट सेशन में आपसे बात किए थे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आइए वहीं से चीजों को हम उठाते हुए चलते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं साथियों? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक का नाम है स्वर और दूसरे का नाम है व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। स्वरों को अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है। हमारी संस्कृत भाषा वाग भाषा यानी संस्कृत भाषा में इसको अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है और व्यंजनों को हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है। इसीलिए कई बार यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि स्वरों को किस नाम से और जानते हैं? अच, और व्यंजनों को हल। इंग्लिश में स्वर को वॉवेल्स कहते हैं और इंग्लिश में व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्वर होते हैं, ये स्वर क्या होते हैं? ये कहा जाता है स्वतंत्र ध्वनियां। पिछली क्लास में हमने ध्वनियों पर चर्चा किया था, आज हम केवल थोड़ी सी चर्चा करेंगे भी। स्वतंत्र ध्वनियां यानी वे वर्ण या वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में किसी दूसरी ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपका हो गया, देखिए आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये आपकी क्या होती हैं? स्वतंत्र ध्वनियां हैं। यानी स्वर ध्वनियां जो होती हैं ये स्वतंत्र होती हैं। व्यंजन क्या होती हैं? ये स्वतंत्र नहीं होती हैं। तो आप पहला चीज तो ये लिख सकते हो कि जो स्वतंत्र ना हो, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि जिनके उच्चारण में दूसरे ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या होता है? दूसरी ध्वनियों की सहायता से, लिख लीजिए, दूसरी ध्वनियों की सहायता से उच्चरित होने वाली ध्वनियां व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे आपसे मैं बात करूं कि जैसे आप ऐसे देख लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए क से कबूतर होता है। अब क में क्या है? आ छिपा हुआ है, ये है आपकी क्या? व्यंजन। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये क प्लस आ के योग से मिला। जैसे मान लीजिए आप कल को कहेंगे की, तो देखो का में बड़ी ई की मात्रा जुड़ गई तो हो गई की। ये जो आप देख रहे हैं, किसी भी व्यंजन ध्वनि की अगर बात करेंगे तो उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी फिर से समझ जाइए, स्वर क्या होती हैं? स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में दूसरी ध्वनियां अर्थात स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, उच्चरित होती हैं, उन्हीं को व्यंजन ध्वनियां या व्यंजन कहते हैं। अच्छा, यहां तक चीजें क्लियर हैं? पिछली क्लास की अगर हम थोड़ी सी बातें आपको बता दें, अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण अथवा अक्षर इसको कहा जाता है। इनमें अंतर क्या है हमने बखूबी पिछली क्लास में बताया हुआ है। आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। तो देखिए, वर्ण अथवा अक्षर की अगर हम बात करें, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर या वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? अब यहीं से आएगा वर्णमाला क्या है?
जो वर्णों को एक व्यवस्थित रूप में संकलित कर दिया गया, यानी वर्णों का व्यवस्थित रूप। कौन सा रूप भैया? वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? वर्णमाला कहलाती है। अब बात करें हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। 52 कितने वर्ण हैं साथियों? 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे मानक वर्णों की संख्या 56, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43, लेखन के आधार पर पूछा जाता है, उच्चारण आधार पर, अलग अलग आधार पर प्रश्न बनते हैं। हम सारे प्रश्नों के आपके डाउट्स दूर करेंगे। सबसे पहले आइए हम 52 वर्णों की अगर बात करें तो इस 52 वर्ण में तो सबसे पहले आपका आ जाता है स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? 33। तो स्वर और व्यंजन मिलाकर के 33 11 44 हो गए। अब आगे इसके आगे बढ़ेंगे तो आएगा आपका संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन साथियों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से 4? छ, त्रंग, ज्ञ और श्रेय। अब देखो ये आपके 44 4 कितने हो गए? 48। और 2 होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन, जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये 2 होते हैं और 2 होते हैं, यहां मैं लिख देता हूं आपको, यहां नीचे लिख देता हूं। देखिए आयोगवाह, अयोगवाह, वहन न होने के भी साथ चलते हैं अयोगवाह। तो देखो भैया 33 11 44 4 48 2 50 और 2 मिलकर के कितने हो गए? 52। यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है, 52 है। अगर मैं इनके 52 के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करता हूं, फिर मैं आज स्वरों पर बहुत अच्छे से विश्लेषण करूंगा। आइए 52 वर्णों पर हम अगर चर्चा करें, वर्णमाला की अगर हम बात करें, वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है, 52 है। अच्छा, सबसे पहले हम स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर कितने हैं? 11। कौन कौन सी 11? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और उसके बाद री, और उसके बाद फिर ए, ओ, और उसके बाद औ हो गया। ठीक है। अब इसमें 2 वर्ण और भी आते हैं, आप लोग पढ़ते हैं। ये तो स्वर हो गई 11, फिर आपके 2 होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्या कहा जाता है साथियों? अयोगवाह। अयोगवाह वर्णों की संख्या में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अन और अह। अन और अह मतलब अनुस्वार और विसर्ग आ जाते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है आपका व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। का से लेकर के मां तक के, का से लेकर के मां तक के जो वर्ण होते हैं वे व्यंजन ध्वनिया के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, व्यंजन में स्पर्श होते हैं, का से मां तक स्पर्श होते हैं। का से मां तक जो होते हैं साथियों, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इसी व्यंजन के अंतर्गत ही आपका या से लेकर के, या पूरा लिख देता हूं, या, र, ल और वे, ये जो होते हैं साथियों, इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। कौन सा वर्ण? अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और उसके बाद आता है आपका से, खे, से और है। ये आपके क्या होते हैं? ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी वर्ण होते हैं। और उसके बाद देखिए ये व्यंजन हो गए। तो सबसे पहले हमने बात किया स्वरों पर, फिर अयोगवाह, फिर व्यंजनों की बात कर लिया। देखिए का से मां तक के ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हुई 4, उसमें या संघर्षी व्यंजनों की हुई संख्या 4। तो 25 4 29 4 कितने हो गए? 33 आपके क्या हो गए? व्यंजन हो गए। अच्छा,
अब इसके बाद जो है चौथा पॉइंट लिख लीजिए, आपका आ जाता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन साथियों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप पढ़ेंगे, आगे चल के विश्लेषण किया जाएगा। क्षत्र, ज्ञ और स्र, ये चार क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आपने ऊपर पढ़ा स्वरों की संख्या कितनी? 11, और उसके बाद अयोगवाह 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्मया संघर्षी 4, संयुक्त व्यंजन है 4। अब इनको कैलकुलेट करोगे तो 50 आ रहे, 2 आपके और कौन से बच रहे हैं? इसी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आपका आता है अड़े और अड़े 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 अड़े। आगे उनके उच्चारण के बारे में शुद्ध शुद्ध हम बताएंगे, तो आप इसी में लिख लीजिए। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट मुझे आगे लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट में ऊपर लिखा देता हूँ। पांचवा पॉइंट आपको ऊपर लिखा देता हूँ। ये 4 हो गए। पांचवा आप लिख लीजिए साथियों, द्विगुण। कौन सा व्यंजन? द्विगुण व्यंजन, या इसी को आप कहोगे ताड़न जात। आगे चल के हम पढ़ाएंगे, ताड़न जात चिन्ह के अंतर्गत आता है, या इसी को आप उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या है एड़े और एड़े 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 एड़े, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो माहेश्वर सूत्र जब आप पढ़ोगे, माहेश्वर सूत्र में संस्कृत के माहेश्वर सूत्र अयुण ऋणिक एवं एवं छवरट लन एम गणन झबय गर्दस जब गर्दस खप चटत चटत कपय सरसर हल, उस माहेश्वर सूत्र में नहीं है। ये हमारी हिंदी के मानक हिंदी में इसको गृहीत किया गया है। मैं इस पर भी विश्लेषण करूंगा, बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी साथियों। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आपको संपूर्ण नोट्स हमारे ऐप के माध्यम से, आप एसपी शुक्ला एजुकेट ऐप और हिंदी गंगा का भी ऐप लॉन्च हो चुका है, तो हिंदी गंगा ऐप और एसपी शुक्ला एजुकेट ऐप, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आप हिंदी गंगा सर्च कर लीजिए, या फिर आप जो है एसपी शुक्ला एजुकेट सर्च करके वहां से आप टेलीग्राम पर इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट नोट्स आप हिंदी का प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं साथियों। अच्छा, आइए हम एक एक पॉइंट पर बिंदुवार तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपनी शुरुआत यही पहले पॉइंट से करते हैं। स्वरों पर चर्चा करेंगे, फिर अयोगवाह पर करेंगे, फिर उसके बाद व्यंजनों पर करेंगे, फिर संयुक्त व्यंजन पे करेंगे, फिर हम उसके बाद द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात पर हम बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आइए मेरे साथ आप हेडिंग डाल लीजिए, स्वर। क्या डालिए साथियों? स्वर। स्वर के बारे में लिखिए। स्वर को हमने बताया कि संस्कृत में अच प्रत्याहार के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो लिख लीजिए, अब इसमें लिखिए वे ध्वनियां, वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जो, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती हैं, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती हैं, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती हैं, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में किन्हीं किन्हीं दूसरी ध्वनियों की सहायता, किन्हीं दूसरी ध्वनियों की सहायता, किन्हीं दूसरी ध्वनियों की, एक सेकेंड साथियों, किन्हीं दूसरी ध्वनियों की, कल ही हमने बताया था कि यहाँ क्या लगेगा? अनुस्वार लगेगा। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। किन्हीं दूसरी ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, नहीं लेनी पड़ती, नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या, अब देखो यहां से यहां तक आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है,
क्योंकि आप जो है हिंदी के बहुत सारे ऑप्शनल के स्टूडेंट्स होते हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको लिखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप चीजों को थोड़ा बहुत लिखते हुए भी चलिए। टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए, और आप देख सके पता है दरोगा भर्ती भी आई हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा, ये सारी भर्तियों में आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा। देखिए, और टेट सुपर टेट में तो आएगा। तो वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती हैं, जिनके उच्चारण में किन्हीं दूसरी ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। हिंदी में पूछा जाता है स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या साथियों 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। मूलतः संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। कुल स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 होती है। मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हुए आपको बहुत बार चीजों को बहुत अच्छे से रूबरू कराया हुआ हूं। तो देखिए, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आइए हम 11 के 11 स्वरों पर चर्चा करेंगे। अच्छा ठीक है, आइए स्वरों को लिखिए। स्वरों के बारे में पहले लिखिए, स्वरों, स्वर का वर्ग, स्वर ही लिखिए पहले। स्वर कौन कौन से 11 स्वर हैं हमारे साथ आप लिखते हुए चलिए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, ओ, और उसके बाद आ जाता है आपका औ। ये क्या है साथियों? ये ध्वनियां जो हैं ये स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11। कौन कौन सी 11? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है स्वर के साथ साथ मात्रा। देखिए, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 ही होती है। आपसे कई मर्तबे यह प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 होती है, क्योंकि छोटा आ जो है साथियों इसकी मात्रा नहीं होती है। तो देखिए, अब इसको लिखिए, मात्रा लिखिए। जैसे आप लिखिए, ये बड़ा आ है तो इस तरीके देखिए, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, और उसके बाद क्या हो गया? औ हो गया। अब देखो, ये आपकी मात्राएं हैं। मात्राएं 10 होती हैं। अन और आहा पर मैं अभी अयोगवा पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर दूंगा, लेकिन पहले इन चीजों को क्लियर कर लीजिए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अब छोटा बड़ा कहने का मतलब क्या है? ह्रस्व और दीर्घ। छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वरों को लघु स्वर, बहुत ध्यान से सुनिए, छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वरों को लघु स्वर और दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर के रूप में भी लिखा गया है या बताया गया है। इतनी सी चीजें समझ में आई? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, आइए हम इसी मात्रा पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए, मात्राएं होती क्या हैं? स्वर, देखिए, स्वर जो होती हैं स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। इनके उच्चारण में किन्हीं दूसरी ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जब आगे आप पढ़ोगे व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब जब व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तो स्वर डायरेक्ट नहीं लिखे जाते, वही स्वर मात्रा के रूप में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं राधे राधे, मैं आपसे क्या कहूं साथियों? राधे राधे। अब देखो, रा में बड़ा आ की मात्रा लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बड़ा आ लग गया। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब यही होता, रा प्लस बड़ा आ, दा प्लस इसमें क्या लगा है? ए की मात्रा। तो देखो, ये आप देख रहे हो कि आ और ए ये जो लगा है इसकी हमेशा क्या लगती हैं? मात्रा लगती हैं, कन्वर्ट हो जाता है, यानी मात्रा हमेशा लगती है। वे शब्द व्यंजन के साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। आशा करता हूं कि इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब देखिए, आइए मात्राओं को देखते हैं। मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे देखिए, इसी में पहले लिख लीजिए, स्वर के साथ लिखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई,
और उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ, और उसके बाद आपका अंतिम वर्ण आ जाता है आउ। ठीक है साथियों, देखो अब छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा ये छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए। देखिए ए के बाद आपका क्या आ जाएगा, आई, ओ, और उसके बाद आएगा आओ। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से हम चलेंगे, आहिस्ते आहिस्ते पूरा हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, पूरा व्याकरण, व्याकरण के जस्ट बाद हम साहित्य स्टार्ट कर देंगे। कोशिश हमारी यही है कि व्याकरण के साथ ही साथ आपको साहित्य की भी क्लासेस मिलती रहें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को देखते हुए जैसे कि आपके समय के अनुसार चीजें पूरी हो सकें। तो देखिए साथियों, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ये इनकी क्या हो गई, मात्राएं होती हैं। अब मात्राओं का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, आगे हम जब पढ़ेंगे व्यंजन तो व्यंजनों को स्वर रहित करना सिखाएंगे। व्यंजनों को स्वर रहित कैसे किया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न वहां से बनते हैं, उन पर भी आपको रूबरू कराऊंगा। फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट तो छोटा आ ये जो होता है क्या है साथियों, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। लिख लीजिए छोटा आ, इसकी मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा नहीं होती है, नहीं होती है। और जिन व्यंजन वर्णों के साथ, जिन व्यंजन वर्णों के साथ होती है उसमें हल क्या होता है, ये हल चिन्ह, उसमें हल चिन्ह नहीं लगाया जाता, हल चिन्ह नहीं लगाया जाता। और जिनके साथ अलग करना हो, तो हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण पकड़ लीजिए, जैसे मान लेते हैं का से कबूतर ही ले लो आप, का। अब इसका में देखो, ये जब इसके अंतर्गत इसका में जब स्वर निहित है, यानी छोटा आ छिपा हुआ है, तो इसमें हल चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब आप छोटा आ को निकाल दोगे तो यही का कैसे बन जाएगा, ये का प्लस आ। अब ये क्या हो गया, आ आपका बाहर हो गया, यानी यह स्वर रहित हो गया, यानी स्वर इसमें नहीं है। अब इसमें देख रहे हैं आप क्या लग गया, नीचे देखिए ये हल चिन्ह है, इसी को क्या कहा जाता है, हल चिन्ह। तो पहला पॉइंट आप यहां से समझ लीजिए साथियों कि छोटा आ की मात्रा नहीं होती, जिन व्यंजन वर्णों में छोटा आ की मात्रा लगानी हो या छोटा आ को हटाना हो, उसमें हम क्या करते हैं, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट लिखिए साथियों। अब देखो छोटा आ हो गया, इसके अलावा आप अगर देखें इसमें तो एक चीज आप देखेंगे, ये देखिए बड़ा आ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत गौर से देखिए, बड़ा आ दिख रहा है, बड़ा आ के बाद आपको देखिए क्या दिख रहा है, यहां पर बड़ा आ के बाद आप देख सकते हैं ए ओ देखिए, ओ देखिए, औ देखिए, ठीक है, बड़ा आ देखिए, ओ देखिए और औ देखिए। आप चाहें तो इसी में हम इसको भी ले सकते हैं, छोटा ऊ को भी ले सकते हैं,
और बड़ा ऊ को भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, इन्हीं तीनों को लेके चलते हैं। बड़ा आ के साथ हम इनको अलग कर देते हैं। चलिए ऊ और बड़ा ऊ को हटा देते हैं। पहले हम इन्हीं तीन को लेते हैं, बड़ा आ, ओ और औ को लेते हैं। वैसे इसमें भी मात्रा लगती है, लेकिन कहाँ लगती है, नीचे साइड में लग जाती है, ठीक है। तो इनको भी ले लो, वैसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और उसके बाद ओ औ, इनमें स्वरों की मात्रा जो होती है व्यंजन वर्णों में, उसके बाद लगती है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए व्यंजन वर्णों में किन वर्णों में जो है मात्रा अलग होती है। तो बड़ा आ में क्या होती है, मात्राएं क्या होती हैं, उसके पीछे लगती हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो इनको हम अच्छा भी क्या करते हैं कि ऊ और बड़ा ऊ को हटाते हैं, केवल हम इन्हीं को लेते हैं। चलिए इसको भी ले लीजिए, बड़ी ई। तो लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट, बड़ा आ, बड़ी ई, और उसके बाद बड़ा आ, बड़ी ई, ओ और उसके बाद औ। अगर इनकी मात्रा आप देखोगे तो ये बड़ा आ, ये होगी आपकी क्या, बड़ी ई, इस तरीके से लगती है ना। ओ आपका ये ओ, और ये होता है आपका औ। इनकी मात्राएं ये क्या होती हैं, व्यंजन के बाद लगती हैं, व्यंजन के बाद लगती हैं। आपसे पूछा जा सकता है, आपकी जानकारी के लिए भी होना चाहिए साथियों, कि बड़ा आ, बड़ी ई और ओ औ, इनकी जो मात्राएं होती हैं ये व्यंजन वर्णों के बाद लगती हैं। किसके बाद लगती हैं, व्यंजन वर्णों के बाद लगती हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। आप देखो वैसे कहां चला गया, देखिए, हाँ, छोटा ऊ बड़ा ऊ में भी लगती तो बाद में ही है, लेकिन अगर इसको हम रूप देना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि नीचे लगती है। कहां लगती है, क्योंकि डंडी इसकी क्या होती है, घुमा दी जाती नीचे, सांप की पोपली की तरह नीचे घुमा दी जाती है। इसीलिए आप तो जो है, कहां चला गया, हाँ, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। छोटा ऊ बड़ा ऊ री, छोटा ऊ बड़ा ऊ री की मात्राएं क्या लगती हैं, व्यंजन के कहां लगती है, नीचे लगती हैं, व्यंजन के नीचे लगती हैं। कैसे नीचे लगती है मैं भी आगे बताऊंगा। ये क्या होता है साथियों, व्यंजनों के नीचे लगती है। आप चाहे ऊ की बात करिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की बात करिए, व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसी वर्ण में क्या होती हैं, नीचे लग जाती हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अच्छा, चौथा पॉइंट लिख लीजिए। छोटी ई बच रही है, छोटी ई। अब इसकी मात्रा क्या होती है, आपने देखा होगा ये ऐसे होती है। ये क्या होता है, व्यंजन वर्ण के पूर्व लगती है। यह प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, पूर्व लगती है, कि कौन सी मात्रा कहां पर प्रयोग की जाती है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा व्यंजन के पूर्व लगती है। तो किसकी मात्रा व्यंजन के पूर्व लगती है, छोटी ई की मात्रा जो होती है साथियों, ये व्यंजन वर्ण के पूर्व लगती है। अब बचे आपके कौन से, ए और ऐ, आपको पता ही है, लिख लीजिए। ए तथा ऐ की मात्रा क्या होती है, ये व्यंजन के ऊपर लगती हैं। कैसी लगती हैं, व्यंजन के ऊपर लगती हैं। व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसमें ऊपर ए तथा ऐ की मात्रा लगती है। कहां लगती है साथियों, ए और ऐ की मात्रा ऊपर की तरफ लगती है। आप मात्रा भी देख सकते हैं, छोटा आ देख रहे हैं, छोटा आ, वो बड़ा आ कहां लगता है, ये आपका जो है आफ्टर यानी बाद में लगता है। छोटी ई पहले लगती है, बड़ी ई बाद में लगती है। छोटा ऊ नीचे, बड़ा ऊ नीचे, री नीचे, ए ऊपर, आई ऊपर, और ओ बाद में, औ क्या होता है, बाद में लगती है। यहां तक चीजें किसी भी प्रकार से आपको ना समझ में आई हो तो आप बताइए। यहां तक चीजें क्लियर हैं साथियों। अच्छा, आइए अगला एक पॉइंट इसी में नोट कर लीजिए, नोट, महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लीजिए साथियों।
आप जब पढ़ेंगे कोई भी व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे तो ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा तो नीचे लगती है, री की मात्रा नीचे लगती है, पढ़ लिया। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया है कई मर्तबे, रा में मात्राएं किस तरीके से लगती हैं। देखो रा में बहुत पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। रा में जब छोटा ऊ जुड़ा और रा में बड़ा ऊ जुड़ा तो किस तरीके से जुड़ता है ये भी आपसे पूछा जाता है। रा में साथियों जब छोटा ऊ जुड़ेगा, देखो इसकी धुंडी ऐसे नीचे तरफ होगी, ये होगा आपका रू। अब जब बड़ा ऊ जुड़ेगा तो देखो ये आप क्या होगा, फनकार लेगा और ये डंडी जो नीचे की तरफ झुक रही थी अब खड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा इसका पांसा बदल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। रा में किस तरीके से ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यहां तक किसी को किसी प्रकार से आपत्ति हो तो बताइए साथियों। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से क्लियर है। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से डाउट्स हो तो आप जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट को बहुत प्यार से क्लियर करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यार से, धीमी गति से चलेंगे, प्यार से चलेंगे और बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। आइए, हमने स्वरों के बारे में बात किया, अब स्वरों से थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। इसी स्वर के बाद आपका आता है अन और अह, एन और अह, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा आज कर देता हूं। एन और अह पर ही देखिए बहुत थोड़ी सी चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद स्वरों पर पहले क्योंकि अन और अह पर चर्चा कर देता हूं। देखो साथियों, ये अन, ये जो ऊपर बिंदी लग रही है, आप आगे पढ़ोगे इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। अनुनासिकता, इसी में आप पढ़ेंगे निर्नुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिकता। अब देखो निर्नुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिकता के साथ ही साथ आपसे नासिक के लिए भी प्रश्न बनता है। तो देखो अन को इसी में आगे आप जब चल के पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चंद्र बिंदु, जिसको आप क्या कहते हो, अनुनासिकता, अनुनासिक वर्ण। चलिए ऐसे लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए बस, अनुनासिक। और अनुनासिक के अलावा आप क्या पढ़ेंगे, निर्नुनासिक। क्या पढ़ेंगे साथियों, निर्नुनासिक। अच्छा, ये तो अनुनासिक और निर्नुनासिक उसी से ले लिया। इसी में आपका ये विसर्ग बेचारा पड़ा हुआ है, इसको भी लिख लो, विसर्ग, विसर्ग। अब ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझने की आवश्यकता है। इसी अनुनासिक के पहले अगर हम इस बिंदी को रखें तो इसको हम कह सकते हैं कि चलो अनुस्वार लिख लो। क्या लिख लो, अनुस्वार, अनुस्वार। वैसे मुख्य रूप से ये अन क्या होता है, लिख लीजिए पहले तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए, ये अन आपका क्या है, अनुस्वार ही है। क्या है, अनुस्वार ही है। और ये आहा आपका क्या है, विसर्ग है। आहा क्या है साथियों, विसर्ग है। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग और विसर्ग का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में किया जाता है। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, दंत्य। और उसके बाद अगर आप आहा की विसर्ग की बात करेंगे, मनः कामना, मनोकामना। ये सब चीजें आप आगे पढ़ेंगे, बहुत विधिवत मैं पढ़ाऊंगा। फिर भी इससे चार शब्द निकल के आए, पहले इन पर चर्चा कर लेते हैं। अनुस्वार का मतलब है ये ऊपर बिंदी लगाना, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु लगाना, निर्नुनासिक का मतलब होता है मौखिक स्वर। इसको शॉर्ट में कहोगे मौखिक स्वर, या वे स्वर जिनके उच्चारण में सस्वर क्या करा जाता है, सस्वर ध्वनियों का गायन, वादन, बोलन किया जाता है, वही निर्नुनासिक वर्ण या निर्नुनासिक ध्वनियां। यानी समस्त ध्वनियां, समस्त स्वर ध्वनियां क्या हैं, निर्नुनासिक हैं। इधर उधर ये सब क्या है आपका, निर्नुनासिक। और विसर्ग क्या होता है साथियों, विसर्ग यह दो बिंदु की तरह प्रयोग किया जाता है। बिंदु के कई सारे प्रयोग आपको आगे चल के पढ़ाए जाएंगे, फिर भी इनको जानिए।
अनुस्वार, अनुनासिक, निरनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु। निरनुनासिक के बारे में बता रहा हूं, मौखिक ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां साथियों? मौखिक ध्वनियां। मौखिक ध्वनियां और विसर्ग का चिन्ह इस तरीके से होता है। अब देखो, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ होता है। अनुस्वार, बहुत ध्यान से सुनना, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग स्वर ध्वनियों के बाद व्यंजनों के साथ होता है। इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने अनुस्वार को और विसर्ग को क्या माना है? व्यंजन वर्ण माना है। लेकिन आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी सिद्ध करते हैं, जैसे अनुस्वार में हम बात कर लें, अंग की बात करें, ठीक है, प्रत्यंग की बात कर लिए। अब इसके अकॉर्डिंग आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी लिखते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग ना ही स्वर हैं और ना ही व्यंजन। क्योंकि, बहुत ध्यान से सुनना क्या कहते हैं, क्योंकि जो ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं यह व्यंजन ध्वनियों के पूर्व प्रयोग नहीं किए जाते। अगर ये व्यंजन होते तो आपने स्वरों के बारे में पढ़ा कि जो स्वर ध्वनियां होती हैं वे स्वर ध्वनियां व्यंजनों के पहले भी मात्राएं लगी कि नहीं? अभी आपने पढ़ा छोटी ई व्यंजन के पूर्व भी लगी ना, लेकिन ये व्यंजन के पूर्व नहीं लगती हैं। इसीलिए आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने, लिख लीजिए, पूछा जाता है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें ना स्वर और ना व्यंजन अर्थात एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? अयोगवाह। कौन सा नाम दिया साथियों? अयोगवाह। आगे आप पढ़ेंगे, देखो, अयोगवाह। अयोगवाह को अगर हम शब्द विच्छेद करें, तोड़ें, तो ये बनेगा आ प्लस योग प्लस वाह। वाह का मतलब वहन होना, यानी आ का मतलब निषिद्ध के लिए आता है, नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। योग का मतलब जोड़, वहन का मतलब खर्च, यानी वहन ना होने के बाद, यानी देखो, योग ना होने के बाद भी खर्च होना, योग ना होने के बाद भी खर्च होना, यानी इनकी गणना नहीं है लेकिन इनका प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए ये अयोगवाह हैं। जैसे आप ऐसे समझ जाइए, जैसे आपके परिवार में 16 आदमी हैं, मान लेते हैं कि आपके फैमिली में 16% 16 व्यक्ति हैं और चुनाव में मत देने का अधिकार 18 वर्ष से बड़े लोगों का ही है। उसी 16 में मान लेते हैं कि 4 ठो बच्चे हैं। अब 4 बच्चे और 16 में 4 घटाओगे तो 12 ही ऐसे हैं जो मत के अधिकारी यानी मत दे सकते हैं, वयस्क हैं। अब देखो, तो वे 4 हैं, वे 4 परिवार की सदस्यता में उनका गणना होगा, वे गणना के लिए होंगे, लेकिन उनका जो है मत में प्रयोग नहीं दे सकते, यानी वहां के लिए क्या है? निरर्थक। लेकिन यहां पर वहन करेंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे आपके हाथ में 5 अंगुलियां हैं, पांचों अंगुलियां एक साथ वर्क नहीं करती, एक साथ अभी जो कुछ करना हो, देखो, मैं लिखने के लिए 2 अंगुलियों का प्रयोग कर सकता हूं, देखो, राम श्याम, बहुत अच्छे से 3 अंगुली का प्रयोग कर सकता हूं। अब 2 बच गई, लेकिन वो यूज कहीं और होंगी, उनका यूज कहीं और होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि योग ना होने के बाद भी वहन करना अयोगवाह कहलाई। तो बताइए, यहां तक समझ में आया कि नहीं? हमने स्पेशली बात किया, स्वरों पर चर्चा कर दिया। अभी दिखाता हूं, देखिए, सबसे पहले देखिए कहां पर हमने चर्चा किया। हमने आपको स्वरों के बारे में बताया, ठीक है, स्वर क्या होते हैं, फिर स्वरों की संख्या पर चर्चा किया, मात्राओं की संख्या पर मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है, अयोगवाह क्या है, यहां तक हमने चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अब व्यंजन की बात आएगी, तो व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होती हैं, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है,
उन्हें व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। अब हम आइए चर्चा कर लेते हैं स्वरों के वर्गीकरण पर। स्वरों का वर्गीकरण, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए साथियों, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब देखो, स्वरों के वर्गीकरण के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। बहुत सारे विद्वानों ने 5 दिए, बहुत सारे विद्वानों ने 6 दिए, बहुत सारे विद्वानों ने कुछ नहीं दिए, डायरेक्ट ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर पर ही विश्लेषण कर दिया। लेकिन जो आगामी परीक्षाएं आपकी पूछी जा रही हैं, परीक्षाओं में यानी जो आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। उसी के अकॉर्डिंग आज के जो विद्वान हैं, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, जो विद्वत मंडली है, उन्होंने इसको क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया है, वर्गीकरण कर दिया है। तो हम भी उसी वर्गीकरण के साथ आपको स्वरों के वर्गीकरण को हम 6 आधार मानते हैं। कितना आधार मानते हैं? 6 आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। आप लोग जल्दी जल्दी हेडिंग बनाते चलिए। स्वरों के वर्गीकरण के 6 आधार हैं, 6 आधार। एक हो गया आपका पहला मात्रा। चलिए मैं अच्छा ऐसे डायरेक्ट लिखता हूं, ऐसे में नहीं आएगा, लिख लीजिए स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग डालते हुए चलिए, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए, स्वरों के वर्गीकरण के 6 आधार बताए गए हैं। ठीक है, मुख्यतया अगर हम देखेंगे तो 5 ही आधार में हम काम चला सकते हैं, लेकिन 6 आधार हैं। कौन कौन से 6 आधार हैं? एक तो हो गया आपका सबसे पहले मात्रा, मात्रा या उच्चारण, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अच्छा, दूसरा हो जाएगा जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के क्रियाशीलता, जिह्वा के क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा के क्रियाशीलता के आधार पर। तीसरा हो जाएगा साथियों मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, या इसी को हमारे बहुत सारे विद्वान तालु की स्थिति भी बता सकते हो, तो आप भी लिख लीजिए तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। और उसके बाद चौथा वर्गीकरण देखिए आपका आ जाएगा किसके आधार पर? ओठों की आकृति, ओठों की आकृति के आधार पर, ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और उसके बाद लिख लीजिए 5वां मुख, मुख व नाक, मुख व नाक से वायु के, मुख व नाक से वायु के निकलने, वायु के निकलने के आधार पर, वायु के निकलने के आधार पर। और छठा लिख लीजिए साथियों घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये स्वरों का वर्गीकरण हम कितने आधार पर पढ़ेंगे? 6 आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा चर्चा और करते हैं, आगे का सेशन हम अगले पार्ट में रखेंगे। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कितने भेद बांटेंगे? 3 भेद बांटे जाएंगे। कौन कौन से 3 भेद बांटे जाएंगे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वरों को ही लघु स्वर कहा गया और दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर कहा गया है। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से 3 बांटेंगे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और
प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। बचपन से आप लोग प्लुत स्वर के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं करते, वहां पर पढ़ते हैं जैसे ओम, लेकिन बहुत बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है, बहुत अच्छे से हम चीजों को बताएंगे। जिह्वा के क्रियाशीलता के आधार पर जिह्वा हमारी जो काम करती है 3 आधार पर काम करती है। कौन से 3 आधार होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इन पर बातें करेंगे। मुख द्वार के खुलने या तालु की स्थिति के आधार पर 4 आधार बांटे जाते हैं। विवरित स्वर, अर्ध विवरित स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। ओठों की स्थिति या ओठों की आकृति के आधार पर 2 भेद बांटे जाएंगे। कौन कौन से? आवृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर, यानी वृत्ताकार और आवृत्ताकार स्वर। मुख व नाक से वायु के निकलने के आधार पर 2 भेद बांटेंगे, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर, और जिसको बारे में हमने बता ही दिया लगभग। और घोषत्व के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो स्वर ध्वनियां जो होती हैं, सारी स्वर ध्वनियां सघोष वर्ण के अंतर्गत ही आती हैं, जिन पर हम इन पर बहुत विधिवत चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। अगले सेशन में एक छोटा सा प्रश्न आप सभी साथियों के लिए है, जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। निम्न में कौन सा स्वर संधि स्वर है? निम्न में कौन सा स्वर संधि स्वर है? अब आपको संधि स्वर बताना है, इसमें कौन सा स्वर संधि स्वर है, कमेंट के माध्यम से आपको इसका जवाब देना रहेगा। चलिए लिख लीजिए, ए, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इनको आपको बताना है निम्न में कौन सा स्वर संधि स्वर है। कैसा स्वर है? संधि स्वर है। आशा करता हूं कि साथियों आज के इस सेशन में आपने बहुत कुछ ज्ञानार्जन किया होगा। मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण करेंगे बहुत डिटेल में, वहां से चीजों को आगे फिर बढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।